एवरीवन, क्या हाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं लेवरेजेस के आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस। लास्ट कुछ 2 अटेम्प्ट के मैं कराने वाला हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट अपना सितंबर 26 जो आने वाला है, उसका जब आरटीपी रिलीज होगी, जब एमटीपी रिलीज होगी, उसके डिस्कशन वीडियोस में उसके साथ साथ ही लेके आऊँगा। तब तक हमारा सारा सिलेबस भी ऑलमोस्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ, लेवरेजेस के। देखो, मैंने कंसेप्ट रिवीजन ये करा दिया है। ठीक है, मैंने आईजे इलस्ट्रेशन करा दिए, टीवाई के करा दिए। अब बचा हमारा आरटीपी एमटीपी का डिस्कशन, वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द डिले, एक्चुअली मतलब थोड़ी तबीयत खराब थी, इस चक्कर में जो लेक्चर्स थोड़े डिले हो गए। पर यहाँ से हम ट्राई करेंगे कि कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ये कब आया है? 1 मिनट, मेरा पेन कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 13 ये कब आया है? पीवाईक्यू जेन 26, मतलब जेन 26 के अटेम्प्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें मैं एक बार फिर भी बता रहा हूँ। 5 नंबर का है। फटाफट अपन देखते हैं कि 5 नंबर अपन स्कोर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है? आरके लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है, सेल्स कितनी है? 50 लैक्स। ईपीएस कितना है? 2.5। टैक्स रेट कितना है? 40%। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला हो गया। ये हमारी हो गई ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, फिर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या इक्विटी है? हमारी इक्विटी है कितने की? 18 लैक्स की, मतलब 1,80,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। फिर 10% प्रेफरेंस शेयर, ओके, 12% डिवेंचर। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोला? कैलकुलेट ईबीआईटी। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है? ईबीआईटी। ईबीआईटी कब कैलकुलेट होता है? ऑपरेटिंग जो अपन इनकम स्टेटमेंट का जो भी स्टेटमेंट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, उसमें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा सेल्स, फिर क्या आ जाएगा? माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन, फिर क्या आ जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद क्या आएगा? ईबीआईटी। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे, ईबीआईटी तक हम आ गए। उसके अलावा जो उसके बाद क्या आता है वो स्टेप भी हम देख लेते हैं। माइनस आता है क्या हमारा? टैक्स। टैक्स क्या रेट है? टैक्स हमारा है 40%। देखो 40% टैक्स रेट है। ठीक है, तो टैक्स हमारा हो गया @40%। उसके बाद क्या आ जाएगा? ईबीटी। ठीक है, सॉरी, इंटरेस्ट आएगा ना पहले, तो इंटरेस्ट आएगा। 1 मिनट, ज़्यादा ही जल्दी थी अपन को सरकार को टैक्स देने की, जबकि इतना देने की इंटेंशन किसी के होते नहीं है। लेकिन हमारी इंटेंशंस देखिए, इतनी जल्दी थी कि पहले इंटरेस्ट से पहले ही नहीं, हमको बेनिफिट भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होगा, पहले इंटरेस्ट आएगा, फिर आएगा टैक्स @40%। उसके बाद आएगा EAT। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, मतलब हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स भी है। जनरली अभी तक क्वेश्चंस में हमने देखा था यही बात होती है। पीवाईक्यू में सीधा एग्जाम में प्रेफरेंस शेयर वाला क्वेश्चन पूछ लिया, जबकि हमको टीवाई के वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिले थे, तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं कुछ कुछ। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद हमारा क्या बचता है? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, EAES, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर, ये आ जाएगा हमारा EPS। ठीक है, ये बेसिक चीज़ थी। ये मैं आपको फिर भी एक बार और यहाँ करके बता रहा हूँ। ये मैं एक्चुअली लाइन इसलिए खींचता हूँ सो दैट हमको उसके नीचे जो भी इफेक्ट है, माइनस प्लस या डिवाइड जो भी करना है, उसका आंसर आ जाए। सेल्स आ गई हमारी। सेल्स कितनी गिवन है? 50 लैक्स। देखो सेल्स के लिए बहुत बार माथाफोड़ी करनी पड़ती है कि यार सेल्स कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी। यहाँ पे सेल्स 50 लैक्स सीधा गिवन है। ठीक है, चलो सेल्स गिवन है। फिर अपना वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का कुछ डेटा गिवन है? बिल्कुल डेटा गिवन नहीं है, तो वेरिएबल कॉस्ट अपन खाली रख देते। फिक्स्ड कॉस्ट क्या गिवन है? फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना है? 10,80,000। तो यहाँ लिख दो, हमारा आ गया 10,80,000। ठीक है, चलो एक यहाँ से हमारी गाड़ी आगे बढ़ी है ना। फिर आता है हमारा, आता है इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस डिबेंचर आ गया। 12% डिबेंचर 75 लैक्स के, सब कैलकुलेटर निकाल लो। 75 लैक्स के डिबेंचर से 12% के रेट से कितना हो गया? 9 लाख। 9 लाख हमारा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है भैया, 9 लाख हमारा इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद हमारा आ रहा है टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 10% ऑफ 9 लाख, मतलब 90,000। ठीक है, ये हमारा आ गया 90,000।
तो हमने जो जो फिगर्स क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है वो फिगर्स हमने यूज़ कर लिए हैं। उसके अलावा हम अब क्या करेंगे, हम अब करेंगे ईपीएस हमको गिवन है। अच्छा ईपीएस गिवन है 2.5, ठीक है। सीधा क्वेश्चन ने ईपीएस दे दिया है 2.5 पर शेयर, जबकि नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, नंबर ऑफ शेयर्स थे हमारे 18 लाख 10 ईच, मतलब 1,80,000 शेयर्स थे, ठीक है। एनओएस हो गया 1,80,000, ठीक है। तो 1,80,000 यहाँ लिख देंगे। तो 1,80,000 इंटू 2.5, देखो रिवर्स बेसिक कैलकुलेशन है, ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर करेंगे तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, ठीक है। 1,80,000 इंटू 2.5 कितना आया, 4,50,000। अब इसी को रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो 5,40,000 अर्निंग अवेलेबल आफ्टर टैक्स, मतलब ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स दोनों के लिए है, ठीक है। फिर आ गया हमारा टैक्स, तो 5,40,000, अगर ये देखो यहाँ पे ये 40% है तो ये कितना बचा है 60%, टैक्स काट के जो आफ्टर टैक्स अमाउंट है वो 60% आएगा, डिवाइडेड बाय 60%, तो कितना आ गया 9 लाख। ओके, ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा आई गेस 3,60,000। ओके, फिर अब ये 9 लाख 18 लाख, ठीक है। फिर हमारा आ गया 18 प्लस 10,80,000 2880, ओके। और 50 लैक्स में से हमने 2880 निकाला जो हमारा कंट्रीब्यूशन आया है, तो आंसर आएगा हमारा 50 लाख माइनस 2880, आंसर आएगा 21,20,000। ये हमारी क्या आ गई, वेरिएबल कॉस्ट आ गई है, ठीक है। ये सेल्स आपको पूरा समझ में आया क्या, ये हमारा पूरा जो क्वेश्चन था, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 था, ये हमारा पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। 50 लैक्स हमारा आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या अलग अलग पार्ट थे, पहले क्या बोल रहा था, कैलकुलेट ईबीआईटी, तो हमने ईबीआईटी क्या निकाला, ईबीआईटी हमारा आया है, ये ईबीआईटी आया है हमारा 18 लाख, ये पार्ट 1 का आंसर बन जाता है। फिर क्या बोल रहा है, कंबाइंड लिवरेज निकालो। अब देखो कंबाइंड लिवरेज हम निकालेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ना ये वाला पार्ट जो मेरा क्यूबी आप देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट थोड़ा सा आप स्किप कर देना। उसका रीज़न है कि यहाँ पे ज़बरदस्ती प्रेफरेंस डिविडेंड को कंसीडर कर लिया गया है उस फॉर्मूले के लिए। तो हम अभी ये देखते हैं, तो कंबाइंड लिवरेज क्या आ गया हमारा, कंबाइंड लिवरेज आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, ठीक है, बेसिक चीज़ है। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन, और ईबीआईटी आता तो ऑपरेटिंग लिवरेज आता, लेकिन हमको कंबाइंड लिवरेज निकालना है, मतलब ईबीटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। कंट्रीब्यूशन हमारा क्या आ गया 28,80,000 और ईबीटी हमारा क्या आ गया 9 लाख, मतलब कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल्स टू CL इज इक्वल्स टू 28,80,000 हमारा हो गया कंट्रीब्यूशन, और ये हो गया ईबीटी हमारा 9 लाख। तो कंबाइंड लिवरेज क्या आ जाएगा 2880 डिवाइडेड बाई 900, 3.2 टाइम्स। कंबाइंड लिवरेज क्या आ गया 3.2 टाइम्स, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो तीसरी चीज़ क्या मांग रहा है, एडवाइज द लेवल ऑफ सेल्स वेयर ईबीटी विल बी जीरो, मतलब ईबीटी जहाँ पे जीरो होगा वो वाली सेल्स का वैल्यू बताओ। ईबीटी क्या है हमारा, ईबीटी है हमारा 9 लाख, ठीक है। ईबीटी क्या है हमारा 9 लाख, तो 9 लाख कब जीरो होगा वो अमाउंट हमको बताना है, ठीक है। तो सिंपल सी रिवर्स कैलकुलेशन यहाँ पे कर दो, 9 लाख को अगर जीरो करना है तो यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी कितना होना चाहिए, ईबीआईटी होना चाहिए हमारा 9 लाख, तब जाके ना इंटरेस्ट अगर हम माइनस करेंगे, क्या मांग रहा है वो जीरो, ईबीटी जीरो बोल रहा है, तो ईबीटी हमारा जीरो होना चाहिए, तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ये आ गया जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे 10,80,000, ठीक है, 10,80,000 को हमें लेस करना होता है, ये हमारा क्या हो गया फिक्स्ड कॉस्ट हो गई एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा 19,80,000, ठीक है। और देखो हमारा पीवीआर अभी क्या बैठ रहा था, पीवीआर क्या होता है, पीवीआर बोले तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन में क्या आ जाएगा सेल्स, ओके, इनटू हमारा आ जाएगा 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना था 28,80,000, ओके, डिवाइडेड बाय 50 लैक्स, ओके, इंटू 100, तो ये कितना आ गया हमारा 28,80,000 डिवाइडेड बाय 50 लैक्स इंटू 100, 57.6%, एक मिनट 87 लिख दिया मैंने, 57.6%, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या 57.6% हो गया। तो हमको 100% ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 57.6%, 19,80,000 डिवाइडेड बाय 57.6%, कितना आ गया हमारा 34,37,500,
बीच में जो भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो डाल देना, बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो उसके अलावा मेन पर्पस क्या था, उसको चाहिए थी कि ईबीटी जीरो हो, वो सेल्स किस वॉल्यूम में, किस अमाउंट या किस वैल्यू पे सेल्स होगी, जब जाके हमारा ईबीटी जीरो होगा। तो ये हमने आंसर कर दिया है, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, कि अगर 34,37,500 अगर हमारी सेल्स होती है तो हमारा ईबीटी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, आगे समझ में। पूरा क्वेश्चन जनवरी 26 में हमारा आया था 5 मार्क्स के लिए। तो ऐसे हम क्वेश्चंस आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बने रहिए वीडियो में। ओके, और कुछ भी आपको अगर डाउट आता है कि सर ये कौन सा क्वेश्चन रेफरेंस क्या है, जनरली तो मैंने यहाँ पे क्लियरली दिखा दिया है कि PYQ जनवरी 26 का है। फिर भी आपको कुछ भी अगर डाउट वगैरह लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो जनवरी 26 में लेवरेज जो है वो 7 मार्क का आया था। 5 मार्क का तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया, 2 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ये PYQ जनवरी 26 फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्लेन इन व्हाट वेज फाइनेंशियल लिवरेज ऑपरेट्स एज डबल एज्ड स्वॉर्ड। मतलब दो धारी तलवार, मतलब जिसके मतलब जैसे तलवार है तो अगर इधर भी धार है इधर भी धार है, मतलब दो ही साइड से कट सकते हैं। तो लिवरेजेस ऐसा कब एक्ट करता है कि वो डबल एज्ड स्वॉर्ड बन जाता है। मतलब लिवरेज में क्या होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। मतलब दो धारी तलवार है, नुकसान भी हो सकता है फायदा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लीजिए, अच्छे से समझ के कीवर्ड्स तो एटलीस्ट याद कर ही लीजिए, क्योंकि ये मैंने देखा है काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में। ठीक है, कुछ कुछ जो लिवरेजेस और जो ऐसे चैप्टर्स की थ्योरी होगी जो प्रीवियस 2-3 अटेम्प्ट में आई है, तो मैं आपको वो डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। ओके, फिर हमारा आ गया वेयर, अब देखो क्वेश्चन को समझा रहे, व्हेन द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फंड, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट फंड जैसे मतलब हमारा डेट हो गया, डिबेंचर हो गया, जो EBIT और इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है ना, उसके वाले की बात हो रही है, इंटरेस्ट वाले पार्ट की, इज लेस देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब हमारा केडी जो है वो हमारा ROI से अगर लेस देन बोल रहा है तो कम बोल रहा है। लेस देन हमारा अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, ये हमने पढ़ा है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज विल हेल्प टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी एंड EPS। मतलब क्या, देखो आप पैसा मार्केट से ला रहे हो 9% पे, और आप मार्केट से जो अपने प्रोडक्ट सेल करके 12% कमा रहे हो, मतलब आप हर एक रुपए पे 3% एडिशनल कमा रहे हो। क्यों, क्योंकि पैसा लाने की कॉस्ट हो गई 3%, लेकिन कमाने की जो रिटर्न है वो 12% है, मतलब आप 3% एडिशनल कमा रहे हो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप 3% एडिशनल कमा रहे हो तो आपको लिवरेज जितना आगे आप बढ़ाते जाओगे, जितना कॉस्ट मतलब जितना आप डेट को इंक्लूड करोगे और इक्विटी को कम करोगे, मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करोगे, तो उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, रिटर्न कमाओगे, क्योंकि डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई होके मिलेगा। लेकिन द फर्म विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द सेविंग ऑफ टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन डेट। अब देखो इंटरेस्ट पे आप बेसिक चीज़ें अपन ने कंसेप्ट में भी देखा था कि अगर डेट का इंटरेस्ट होता है तो उस पर टैक्स सेविंग मिलता है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट काटने के बाद टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन अगर सिर्फ इक्विटी होगा तो टैक्स काटने के बाद इक्विटी डिविडेंड पे करते हैं या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं। इस वजह से सेविंग होता है क्या, टैक्स का इंटरेस्ट पे। ठीक है, फिर आता है हाउएवर व्हेन कॉस्ट ऑफ डेट विल बी मोर देन द रिटर्न। कॉस्ट ऑफ डेट अगर रिटर्न से ज़्यादा है, मतलब ये वाला केस कौन सा हो गया, ये वाला केस हो गया हमारा केडी जो है वो ज़्यादा है ROI से। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ऑफ इक्विटी एंड EPS अनफेवरेबली एंड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्म कैन अंडर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। मतलब आप 12% में पैसा लेके आ रहे हो लेकिन 9% ही पैसा कमा पा रहे हो, मतलब आप पर रुपये पर 3% लॉस करे जा रहे हो, लॉस करे जा रहे हो। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस मतलब एक फाइनेंशियल अनवाइबल, या फिर मतलब ऐसी सिचुएशन में आप अराइज हो जाओगे या फिर फॉल इन कर जाओगे। देयर फॉर फाइनेंशियल लिवरेज इज ऑल्सो नोन एज डबल एज स्वॉर्ड, मतलब दो धारी तलवार। या तो आपने मारा तो सामने वाला घायल, या फिर अगर थोड़ा सा उल्टा रिएक्शन हुआ, गलत आपने चला दी तो आप भी घायल। ठीक है, ये वाली चीज़ है, आई समझ में। अब ये आ गया हमारा, ये तो MTP पुरानी हो गई। अब हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं, अब हम क्वेश्चन करेंगे, देखो हमने जनवरी 26 के पढ़ लिए। अब जब मई 26 के सजेस्टेड आंसर्स वगैरह आ जाएंगे तब मैं आपको कराऊंगा, सो दैट आपको अगर रिवेल्यूशन में डालना है या कुछ भी करना है तो उस टाइम पे आप देख सकते हो। ठीक है, जो बच्चों के लिए, तब मैं मई 26 के सजेस्टेड आंसर लेके आऊँगा डिस्कशन के लिए। अभी हम यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28। ओके, ये आया है हमारा MTP 1 जनवरी 26 में 2 मार्क के लिए।
ठीक है, सिर्फ 2 नंबर का है, लेकिन अगर आपने ढंग से लिख दिया तो 2 के 2 पूरे जेब में आएंगे। और आपको पता है सी ए है 38 पे रुक सकते हो और 40, तो एक एक नंबर जो है वो मायने रखता है, तो अपने को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, अच्छे से देख के चलना है। डिफरेंशिएट क्या बिटवीन बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क में डिफरेंशिएट करो। ओके, क्या बोल रहे हैं? बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू रिस्क एसोसिएटेड विद द फर्म्स ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेशनल रिस्क या बिजनेस रिस्क वो होती है जो फर्म के ऑपरेशंस पे डिपेंड करती है। मान लो अगर आप एक जूते की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री देख रहे हो, तो जूते बनाने के लिए आपने फैक्ट्री ली है या फिर उसके लिए आपने सैलरी पे एम्प्लॉयज़ रखे हैं, तो वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह हो जाती है। या फिर आपने रेंट पे लिया है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, ये सारा आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया बिजनेस वाला पार्ट, ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसके रिगार्डिंग कितनी भी रिस्क होती है उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क। इट इज़ अनअवॉइडेबल रिस्क बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच द फर्म हैज टू ऑपरेट, मतलब जैसे मान लो जूते की फैक्ट्री है, तो ऐसा नहीं है कि आप फैक्ट्री को ही अवॉइड कर दोगे, नहीं मैं फैक्ट्री नहीं डालूंगा, मैं ऐसे ही जूते बना दूंगा, तो ऐसे नहीं बन सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है कि इन्वायरमेंट की वजह से अनअवॉइडेबल है। मान लो लेट से आपने मान लो कोई सी एक फैक्ट्री थी, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी, ठीक है, आप टॉयज बनाते हो, तो उससे क्या हुआ, आपने एक तरीके से पास में रिवर जा रही थी, तो आपने वाटर कंटेमिनेशन किया। क्यों? क्योंकि आपका नेचर ऑफ बिजनेस ही वैसा कहता है कि थोड़ा बहुत कुछ मतलब जो उनको रिफॉर्म करने में, रिसाइकल करने में जो गैसेस लगती है उसका पानी आपको निकालना पड़ता है, तो उसके लिए आपको पोल्यूशन टैक्स, कार्बन क्रेडिट जो भी आपको सरकार को देना पड़ता है। तो क्या वो अनअवॉइडेबल है? क्या नहीं है? तो बिजनेस रिस्क, ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह की कैटेगरी में फॉल इन हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल रिस्क refers to the additional risk placed on firm shareholder as a result of debt used in financing, मतलब आप जितनी डेट यूज करोगे, जैसे मान लो एक फर्म को 1 करोड़ रुपए चाहिए और आपने 80 लैक्स इक्विटी ला दी और 20 लैक्स आपने क्या ला दिया? डेट, तो उसकी फाइनेंशियल रिस्क कम हो गई, लेकिन मतलब कम ही रहेगी, मतलब मिनिमम इतनी तो चलती है। लेकिन आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए थे, आपने डेट इंट्रोड्यूस कर दी 70%, 70 लैक्स, और आपने इक्विटी सिर्फ 30 लैक्स की रखी, मतलब आपने कहीं ना कहीं डेट ज़्यादा रखी है, मतलब आपकी फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स को आपको पैसा देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। ठीक है, कंपनीज दैट इशू मोर डेट इंस्ट्रूमेंट वुड हैव हायर फाइनेंशियल रिस्क, जो मैंने अभी आपको बताया, देन कंपनी फाइनेंस मोस्टली बाय इक्विटी। फाइनेंशियल रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय रेशियोज सच एज फर्म्स फाइनेंशियल लिवरेज मल्टीप्लायर, जो एफ एल मल्टीप्लायर अपन बोलते हैं, टोटल डेट टू असेट रेशियो, मतलब टोटल असेट्स में टोटल डेट कितनी है, अगर वो कम है तो रिस्क कम है, अगर वो ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको फिक्स पेमेंट हर ईयर आपको, एवरी ईयर आपको करना पड़ेगा। ओके, फिर हमारा आता है 29th क्वेश्चन। ठीक है, 29th क्वेश्चन आ गया, देखो जनवरी 26 में 4 मार्क के लिए, मतलब MTP 1 में जनवरी 26 में टोटल 6 नंबर का हमारा लिवरेज आया है ना। तो हम अभी ये करते हैं। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर वाला पॉइंट आ गया अपना। कैपिटल स्ट्रक्चर तो मतलब बेसिक चीज़ है, वो तो होती है किसी भी फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 14, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 29 है क्या कि 20? हाँ 29 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ये हम स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर 8 लाख है, 10 ईच, मतलब 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है, कितने? 5 लैक्स के। ओके, समझ गए, मतलब 5 लैक्स के हिसाब से वो 50%, 50,000 इसका इंटरेस्ट बनेगा। 12% डिबेंचर है 7 लाख के, मतलब 7 लाख इंटू 12%, मतलब 84,000 इसका डिबेंचर इंटरेस्ट बनेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट 30%, 2,80,000 गिवन है। ठीक है, मतलब PAT गिवन है और टैक्स रेट 30% है, मतलब PBT क्या हो जाएगा, मतलब बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 4 लाख, 2,80,000 डिवाइडेड बाई 70%, क्योंकि 30% डिडक्ट हो क्या है। ठीक है, बेसिक चीज़ है। आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो, स्पीड ज़्यादा लगे, जो भी हो, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, रिव्यू दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 96,800, मतलब डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करके अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहा है 96,800, जो कि डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में ही आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और 1.5 टाइम्स ऑफ EBIT, 1.5 टाइम्स ऑफ EBIT। ओके, मतलब EBIT का 1.5 टाइम्स हमारा फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्विटी डिविडेंड जो है वो 15% दे रहे हैं, तो देखो यहाँ पे हमारा कितना आ गया? 8 लाख का ये वैल्यू हो गई। ठीक है, फेस वैल्यू, क्योंकि 10 पर शेयर के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो जनरली फेस वैल्यू है, तो इसका 15%, मतलब 8 लाख का 15% आपने 1,20,000 आपने डिविडेंड दिया है। ओके, मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस हमारी कितनी है? एक मिनट, मार्केट प्राइस है हमारी 23। अच्छा, 23 MPS आ गया। ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज बता दो भैया। ठीक है, मतलब हमको मोस्टली इनकम स्टेटमेंट साइड जाना है। हम पे क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है EAT,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो हम इस बार रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन वो वाली गिवन है, ठीक है। तो EAT जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो आप समझ ही जाओगे ना, अब इतने सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए तो इतना तो आप समझ ही जाओगे बेसिक चीज़ें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा कितना आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है हमारा 2,80,000। फिर उसमें क्या करेंगे, उसमें टैक्स एट द रेट 30% जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 1,20,000। ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT, कितना आ गया 4 लैक्स। ओके, ये ना PBT वगैरह और इतने फॉर्मूले आप एग्जाम में मत यूज़ करना, ये तो क्या मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करा रहा हूँ तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप पूरा थोड़ा सा लिखना प्रेफर करना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में मार्क्स कट सकते हैं, तो हम ऐसी चीज़ें अवॉइड ही करें तो अच्छा है, ठीक है। फिर हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम क्यों ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, पहले उससे निकालते हैं अब इसमें ऐड करेंगे। कितना आ गया हमारा, देखो 7 लैक्स का 12%, 7 लाख का 12%, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 84,000। ओके, 4,84,000 आ गया, बढ़िया। फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा आ गया, ओके, एक चीज़ देखना, फिक्स्ड कॉस्ट और हमको वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड करनी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट को भी इंक्लूड कर रहा है, और 1.5 टाइम्स ऑफ EBIT, मतलब 1.5 टाइम्स है, ठीक है। तो EBIT हमारा क्या आ रहा है, EBIT आई गेस हमारा यही वाला आ रहा है, ठीक है, 484। तो इसका 1.5 टाइम्स FC प्लस VC, ये है 1.5 टाइम्स ऑफ EBIT। ओके, तो EBIT तो हमारा ये रहा, तो इसका 1.5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 484 इंटू 1.5, 7,26,000। ओके, ये हमारी आ गई है सेल्स, ठीक है। सेल्स कितनी आ रही है एक बार लिख लेते हैं, 7,26,000 प्लस 484, हाँ 12,10,000। ये हमारा आ गया इनकम स्टेटमेंट, उल्टा हमने कैलकुलेट किया क्योंकि नीचे की इन्फॉर्मेशन पहले गिवन थी, ठीक है। सेल्स से हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या पूछ रहा है, OL इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, आप देखो कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 96,000 जो है वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, डेप्रिसिएशन। उसके अलावा क्या है हमारा, उसके अलावा हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो हमने ये वाला यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें है ना, इसमें हमारा 96,800 फिक्स्ड कॉस्ट है, और बाकी जो रिमेनिंग है 726 माइनस 96,800, 629,200, ये हमारा हो गया फिक्स कॉस्ट, ये हमारा हो गया वेरिएबल कॉस्ट। ये बेसिक चीज़ें, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी आपको डाउट हो, ऐसा मैं बेसिक जनरली इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको इजी लगे। आपको ऐसा नहीं लगाना है कि मान लो ये क्वेश्चन टफ था, सर तो इजी इजी बोल रहे थे मुझे नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। सब क्वेश्चंस टफ ही हैं और सब क्वेश्चन ईजी है, बस मुझे ईजी बोलना है सो दैट आपको ईजी लगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब उसका स्टैंडर्ड अपन नहीं गिरा सकते, ओके। तो ये हमारा आ गया 12,10,000 माइनस 629,200, 5,80,800, ये हमारा आ गया क्या, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय EBIT। EBIT क्या है हमारा 484,000, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 484,000, 1.2, ठीक है। मतलब ये 1.2 हमारा आ गया ऑपरेटिंग लिवरेज, ओके। फाइनेंशियल लिवरेज क्या आएगा, EBIT अपन में क्या आ जाएगा, EBT, ठीक है। तो EBIT हमारा क्या है, 4,84,000, अभी ये यहीं से ऊपर लिखा है ना, 4,84,000, ओके। फिर हमारा EBT हमारा आ गया ये 4 लाख, ओके। ये वाला हमारा EBT आ गया। EBT हमने यहाँ उठाया, यहाँ लिखा EBT, मतलब 4 लाख लिख रहा हूँ पर EBT बोल रहा हूँ, ओके। 484 डिवाइडेड बाय 4 लैक्स, ये हमारा आ गया 1.21 टाइम्स। ये हमारा आ गया था 1.2 टाइम्स हमारा आ गया था OL, और 1.21 टाइम्स हमारा आ गया क्या, FL, ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है ऑपरेटिंग फाइनेंशियल, हमारे 2 मार्क्स तो पक्के हो गए। कितने मार्क्स का था क्वेश्चन, 4 मार्क्स का था, 2 मार्क्स क्वेश्चन पक्के हो गए। कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड, कवर मतलब हम और जो मतलब जैसे रेशियो या फिर अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको सम अप हो जाएगा कि कवर क्या होता है। कवर मतलब कुल मिला के ऐसा, जैसे ये पैसा है हमारे पास, ठीक है, ये मैं हाईलाइट करके बताते चलता हूँ, 4 लाख।
तो 4 लाख अगर जैसे हम लिखते हैं तो 4 लाख में से इंटरेस्ट आप दे सकते हो। तो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोले तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 84, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। लेकिन यहीं पे अगर बोले कि प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो क्या है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो कैसा होगा, EBIT, मतलब इंटरेस्ट वगैरह दे दिया, अब यहाँ से प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, मतलब जो डिडक्ट करते हैं ना उसके जस्ट पहले का अमाउंट डिवाइडेड बाय जो डिडक्ट करे वो अमाउंट। तो EBIT डिवाइडेड बाय क्या, हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे जैसे आ जाता, यहाँ पे उल्टा ले रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे आ जाता। उसके अलावा जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स का देखते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो हमने अगर, एक मिनट, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर हमने डिडक्ट कर लिया है, ठीक है, उसके बाद का जो हमारा पैसा है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में या रिटेन अर्निंग के रूप में जो भी हमको सेटल करना है, वो वाला अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, पहले प्रेफरेंस कवरेज बताओ और फिर इक्विटी कवरेज बताओ। ठीक है, डिविडेंड कवरेज। ओके, फर्स्ट आ गया हमारा प्रेफरेंस कवरेज वाला। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड वाला। तो प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए हमारे पास क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए हमारे पास है PAT। ठीक है, PAT अपॉन, मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, PAT अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, PAT अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, तो PAT हमारा कितना आ रहा था, PAT हमारा आ रहा था ये 2,80,000। ओके, तो 2,80,000। ओके, डिवाइडेड बाय हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारा आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था, प्रेफरेंस डिविडेंड था हमारा 50,000। एक्चुअली यहाँ कैलकुलेशन नहीं की है, लेकिन यहाँ बेसिक कैलकुलेशन है, देख लो आप, 5 लाख इंटू 10%, 50,000। ठीक है, ये हमारा आ गया 50,000। ओके, कोई भी डाउट हो जस्ट मेंशन इन कमेंट। ओके, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 5.6 टाइम्स आपका आ गया प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज कितने टाइम्स हो रहा है। ओके, फिर दूसरा क्या आ गया हमारा, इक्विटी डिविडेंड। देखो आपको जो ICITY के जो और ये अपना इलस्ट्रेशन मैंने कराया उसमें से क्वेश्चंस नहीं थे, तो मैं से नए नए क्वेश्चंस भी जो मतलब RTP वगैरह के भी वो भी करा रहा हूँ, सो दैट आपका अच्छे से प्रॉपर कवरेज हो। ठीक है, PAT अपन प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया। फिर हमारा आता है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे PAT। ठीक है, PAT तो सेम लिखेंगे, पर इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड दे जाने के बाद इक्विटी डिविडेंड आता है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड हम माइनस कर देंगे। क्यों माइनस किया, क्योंकि हम प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद का जो पैसा है उसमें से इक्विटी डिविडेंड बांटते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया अब इक्विटी डिविडेंड। ठीक है, PAT कितना हो गया, 2,80,000। ओके सर, माइनस कितना 50,000 क्या हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1,20,000। शायद मेरे को फिगर याद आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। ये हमारा हो गया, हाँ देखो 8 लाख का कितना 15% डिविडेंड है। ठीक है, 15%, तो हमारा आ गया 15/120, 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 हमारा यहाँ आ जाएगा। ओके, तो क्या कैलकुलेशन करो एक बार, 230 डिवाइडेड बाय 120, 1.92 टाइम्स। ओके, 1.92 टाइम्स, ये हमारा क्या हो गया इक्विटी डिविडेंड कवरेज। ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आया, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और रिसेंट MTP में आया है, तो एग्जाम में भी पूछे जाने की बहुत हाई चांसेस है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लो। ठीक है, ये मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने रेड से मार्क की है, सो दैट आपको इजीली रिटेन हो पाए, है ना। फिर हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 30। यह पूछा गया है MTP 2 जनवरी 26, 7 मार्क्स के लिए। 7 मार्क्स के लिए मतलब लिवरेज से अगर 7 नंबर 8 नंबर ऐसा आ जाता है तो मैं तो बहुत ही खुश हो जाता हूँ, क्योंकि इजी सा चैप्टर है और आराम से हम कवर करते चलते हैं तो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 30 उठाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, 10,000 शर्ट्स बेचने हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस रख दो 500। ओके, वेरिएबल कॉस्ट रख दो 200। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट रख दो हमारा 25 लैक्स, चलेगा। मतलब 500 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, 200 हमारा क्या हो गया वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 300 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 25 लैक्स हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द कंपनीज चीफ अकाउंटेंट एज कैलकुलेट DOL एज 6 टाइम्स, मतलब DOL वो बोल रहा है 6 टाइम्स है, और कंबाइंड लिवरेज है 12 टाइम्स। ओके, मतलब FL कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। ओके, बेसिक सी बात है, ये तो समझ में आ गया ना, CL इज इक्वल्स टू OL इंटू FL, है ना। ये फॉर्मूले पे आपका पूरा इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर हमारा आता है ही क्लेम्स क्या, इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 10%। ओके, EBIT विल इंक्रीज बाय 60%। देखो बेसिक सा तो दिख रहा है, क्यों,
क्योंकि सेल्स अगर इंक्रीज होगी 10% से और अगर ऑयल 6 टाइम्स है मतलब 60% चेंज होगा, तो कहने के हिसाब से अगर जो उसका ऑयल एफ एल वगैरह कैलकुलेशन सही है तो स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। ठीक है, एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, अच्छा फाइनेंशियल एनालिस्ट की बात आ गई है तो अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, मैटर सीरियस हो गए। ठीक है, यू आर आस्क्ड टू वेरीफाई वेदर हिज कंटेंशन इज करेक्ट, मतलब क्या वो जो बोल रहा है कि अगर सेल्स में 10% चेंज किया तो ईबीआईटी 60% चेंज होगा, वो क्या सही है क्या, आप बताओ। अंडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन, इंडिपेंडेंट सिचुएशन है मतलब एक दूसरे से रिलेशन ना रख के हमको चलना है। प्रोडक्शन और सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है 10%, तो आप बताओ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट अनचेंज्ड है। ठीक है, मतलब सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज हुई है तो उसके हिसाब से देख लेते हैं। फिर सेलिंग प्राइस, अब देखो ये केस 1 केस 2 हम क्वेश्चन के साथ ही करेंगे, ज़्यादा बढ़िया है। पहले सेल्स क्वांटिटी बढ़ रही है 10%, तो अभी पहले हम क्या कर लेते हैं, करंट सिचुएशन का बना लेते हैं। क्या, ईबीआईटी का जो भी अपना अभी का ईबीआईटी वगैरह क्या आ रहा है ये वाला हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन। सेल्स हमारी कितनी आ गई, सेल्स हमारी आ गई है 500 × 10,000। ठीक है, 500 × 10,000, ये हमारी आ गई 50 लाख। चलो मैं सोच रहा था बस कि अगर करोड़ में जाती है तो एक बार देखो, फिर 50 लाख है, अंडर कंट्रोल है। ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई 20 लैक्स, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया है 200 × 10,000। ठीक है, एक बार लिख रहा हूँ, बार बार इतनी डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमको टाइम भी बचाना है। 30 लैक्स हमारा आ गया क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा आ गया 30 लैक्स। ओके, फिर माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई 25 लैक्स, फिक्स कॉस्ट आ गई 25 लैक्स। एक बार अदर वेरीफाई कर सकते हो, जनरली मैंने को याद है 25 लैक्स, तो 5 लाख हमारा बचता है क्या, हमारा बचता है ईबीआईटी। ओके, तो ऑयल का क्या फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो हमारा भी क्या आ रहा है, ऑयल 30 लैक्स मतलब कंट्रीब्यूशन 30 लैक्स और ईबीआईटी आ रहा है 5 लैक्स, तो ये हमारा आ गया है 6 टाइम्स। अच्छा, मतलब अभी जो ये बोल रहा है अभी के हिसाब से तो 6 टाइम्स हमारा ऑयल फिट बैठ रहा है, तो अभी तो ठीक है। अब केस टू केस बेसिस हमको सामने वाले को जज करना पड़ेगा कि वो जो कह रहा है कि थोड़ा सा अगर हमने सेल्स में चेंज किया तो ईबीआईटी में इतना चेंज होगा तो वो सही है कि नहीं है। 10:60 का उसका रेशियो है। केस 1 क्या बोल रहा है, सेल्स जो है क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है 30%, 10% से, तो न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा 300 था, 300 में 10% इंक्रीज कर दो इंटू 10,000, तो हमारा आ गया ये कितना आ गया 33 लैक्स। ओके, 33 लैक्स हमारा आ गया, माइनस में हम क्या करेंगे एफ सी फिक्स कॉस्ट, तो हमारा आ गया 25 लैक्स। ओके, तो ये हमारा रिमेनिंग आ गया क्या 8 लाख हमारा आ गया ई बी आई टी। ओके, तो अब फिर से ऑयल कैलकुलेट करो, ऑयल इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ई बी आई टी। ऑयल जनरली ना कैलकुलेट करके हम सिर्फ इफेक्ट देखते हैं, तो इफेक्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सेल्स में इतना चेंज आया तो ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा, तो ऑयल इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, सेल्स में कितना चेंज किया था 10%, अब ईबीआईटी में कितना चेंज आया वो देख लेते हैं। तो ईबीआईटी में हम जनरली अभी यही लिख देते हैं, परसेंटेज चेंज कितना आएगा, यहाँ पे हम एक बार डाल के देख, एक बार ये फिगर लिख के देखेंगे। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज इक्वल्स टू, हमारा पहले आया था कितना 5 लाख और अभी आया 8 लाख, मतलब 8 लाख माइनस ये नया ईबीआईटी माइनस पुराना ईबीआईटी, और नीचे क्या आएगा बेस वैल्यू, बेस वैल्यू आएगा पुराना ईबीआईटी। क्यों, क्योंकि उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि कितना चेंज आया है इंटू 100, तो ये हमारा आ गया 60%। ओके ओके, मतलब ये 60% हम यहाँ रख रहे हैं, तो हमारा 6 टाइम्स आ रहा है, मतलब जो अकाउंटेंट है चीफ अकाउंटेंट जो भी है हिज कंटेंशन इज करेक्ट। तो क्या यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, चीफ अकाउंटेंट पूरा ही लिख देते हैं, चीफ अकाउंटेंट कंटेंशन इज करेक्ट। ठीक है, कंटेंशन इज करेक्ट, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब हम पढ़ेंगे केस 2 के बारे में। ठीक है, केस 2, केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 बोल रहा है कि केस 2 बोल रहा है सेलिंग प्राइस जो है 10% बढ़ रही है, सेलिंग प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है, सेल क्वांटिटी कॉस्ट सब अनचेंज्ड है। ओके, मतलब सेलिंग प्राइस बढ़ रही है। ओके, तो कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा हमारा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा 550, तो 550 माइनस 200, कॉस्ट वगैरह सब अनचेंज्ड है,
इंटू 10,000 हमारी यूनिट्स हो गई, ठीक है। तो कितना 250, 350 हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया इंटू 10,000, 35 लैक्स हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा इन अमाउंट में। माइनस क्या आ जाएगा, एफ सी फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी अनचेंज्ड है 25 लाख, ओके। अब देखो ईबीआईटी सीधा हमारा डबल ही हो गया है, पहले 5 लैक्स था अब 10 लैक्स हो गया है, ओके। लेकिन हमारा जो चेंज था सेलिंग प्राइस में वो सिर्फ 10% था, लेकिन यहाँ तो 100% चेंज आया। मतलब ईबीआईटी वाला जो हमारा पॉइंट है वो जो अकाउंटेंट का कंटेंशन है वो इनकरेक्ट है, अकाउंटेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। उसका मैं रीज़न आपको एक बार में समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट वाले देखो अकाउंटेंट इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि जो लेवरेज का कंसेप्ट है वो सिर्फ सेल क्वांटिटी चेंज होने के बारे में बात करता है, सेल्स वॉल्यूम चेंज होने के बारे में बात करता है, ना कि वो सेल प्राइस चेंज कर दो या फिर वेरिएबल कॉस्ट कम ज़्यादा कर दो या फिर फिक्स्ड कॉस्ट कम ज़्यादा कर दो, इसके बारे में ना बात करके वो क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज अगर सेल्स क्वांटिटी चेंज हुई, कॉन्ट्रीब्यूशन की क्वांटिटी चेंज हुई, अगर प्राइजेस वगैरह सेम रहे तो कितना इफेक्ट आएगा उसके बारे में बात करता है, ठीक है। ये हमारी चीज़ हो गई। फिर थर्ड पॉइंट, सेल प्राइस इंक्रीजेस बाय 10%, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1.2, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो हमारा क्वांटिटी कम होगा, ये बेसिक चीज़ है। तो हमको नया केस पढ़ते हैं, केस नंबर हमारा आ गया केस 3। कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन हम करेंगे सेल्स प्राइस, फिर वही वाली बात है 550 माइनस 200 हमारा आ गया 350। लेकिन अब देखो अब यहाँ पे कितने आ जाएगी, 10,000, देखना ये वाला पॉइंट बहुत ईजी है, 10,000 यूनिट से इंटू 1.2। अब देखो 10% अगर यहाँ पे हमने सेल प्राइस कम किया, सेल प्राइस बढ़ाया, तो हमारा जो सेल्स क्वांटिटी है वो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो डिमांड कम होगी तो कितना 12% इफेक्ट आएगा। मतलब अगर हमने 10% इफेक्ट दिया तो 10 इंटू 1.2 12%, मतलब डिमांड जो है वो 12% से फॉल होगी, फॉल बाय 12%, ओके। डिमांड विल फॉल बाय 12%, ठीक है। तो 10,000 का आप यहाँ पे करो 10,000 माइनस 12%, तो कितना आ गया हमारा 10,000 माइनस 12%, 8,800 शर्ट्स जो हैं वो हमारे अब सेल हो पाएंगे। यहाँ पे आ गया हमारा 8,800। तो कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा 30 लाख 80,000, ठीक है। 30,80,000 हमारा क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, ओके। 30,80,000। फिर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगी, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी हमारी वही की वही 25 लैक्स, ओके। फिर हमारा आ जाता है 30 लैक्स में से 25 निकाला 5,80,000, मतलब ये तो सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ, मतलब 10% वो हमने जो है सेल प्राइस में भी चेंज कर दिया। तो ये कितना हुआ 80,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, मतलब मात्र 16%। तो 10% आपने चेंज किया तो 16% ही चेंज हुआ है। मतलब यहाँ पे भी जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी बेचारा वो तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को देख के बोल रहा था, लेकिन वो सिर्फ सेल्स क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, ना कि सेल प्राइस के बारे में। और उसके अलावा अदर फैक्टर्स को वो रिमेनिंग कांस्टेंट मान के चलता है, ठीक है। यहाँ पे आया पूरी चीज़ समझ में। ये पूरा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी मतलब डिटेल्ड क्वेश्चन था। अपने को देख के ऐसा लगता है ना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमारा ये पूरा इतना पार्ट हो जाता है। अब क्या बोल रहा है, पार्ट नंबर 4, अज्यूमिंग द कंपनी इज टैक्स एग्जम्प्ट। अच्छा कंपनी टैक्स एग्जम्प्ट है, मतलब कंपनी पे कोई टैक्स नहीं लग रहा। कंपनी हैज 10% डिवेंचर अमाउंटिंग टू 25 लैक्स, ओके। मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया 10% के हिसाब से 2.5 लाख रुपए, ओके। 2.5 लैक्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंटिंग टू 10 लैक्स, मतलब 10% प्रेफरेंस शेयर से 10 लैक्स के, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो गया 1 लाख रुपए का। कमेंट वेदर FL कंप्यूटेड बाय चीफ अकाउंटेंट इज करेक्ट, ओके। If not, compute correct DFL and DCL. Consider the base case of this part. Ignore the changes. देखो ये वाले चेंजेस इग्नोर करो कि हम कम कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं, ये वाले चेंजेस इग्नोर करो। आप सिर्फ क्या करो, आप जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसको मेरे को बताओ कि DFL DCL वगैरह का क्या कैलकुलेशन बैठ रहा है, क्वेश्चन अपना डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में अब आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम आगे करेंगे, ठीक है, ईबीआईटी से कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। हमने अभी तक ईबीआईटी पे कैलकुलेशन यहाँ पे आके रोक दी थी, क्यों, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ तक सोल्व हो रहा था, पर हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। ईबीआईटी हमारा आ गया 5 लैक्स, ओके। ईबीआईटी हमारा क्वेश्चन, ये पार्ट 4 है क्वेश्चन का। ईबीआईटी हमारा आ गया है कितना
5 लैक्स, ठीक है। इसमें से हमने क्या निकाला, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट 25 लाख का 10% 2.5 लाख मतलब 2.5 लैक्स, ये आ गया हमारा रिमाइंड। अब देखो ये 2,50,000 आ गया। यहाँ से हम क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग माइनस करने वाले, ये आ जाएगा हमारा 1 लाख, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, EAES अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना बचेगा, 1,50,000। ओके 1,50,000 में हम पहुंच गए। जस्ट अ मिनट, ओके देखो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हम फाइनेंशियल लिवरेज जनरली क्या देखते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट को लेस कर लो, लेकिन अगर टैक्स वगैरह यहाँ पे नहीं गिवन है तो हम प्रेफरेंस डिविडेंड को भी लेस कर लेंगे। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड मान लो गिवन होता और टैक्स भी गिवन होता तो हम बिफोर टैक्स उसको ले जाते, मतलब डिवाइडेड बाय 70% डिवाइडेड बाय 60%, जो भी टैक्स रेट के अपोजिट रेट होती है उससे हम करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा क्या आएगा, DFL हमारा आ जाएगा। देखो अकाउंटेंट के हिसाब से क्या DFL आ रहा था, DFL आ रहा था हमारा कंबाइंड लिवरेज DCL, ठीक है, डिवाइडेड बाय DOL हमारा 2 आ रहा था, तो ये आ रहा था 6 टाइम्स, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ, ये हमारा आ रहा था 2 टाइम्स, क्योंकि इसकी थोड़ी सी साइज कम करनी पड़ेगी। 6 टाइम्स, ठीक है, तो 2 टाइम्स हमारा आंसर आ रहा था। अब इस केस में क्या आ रहा है, करेक्ट अपने वाले केस में आ रहा है DFL, ये हो गया हमारा एक्चुअल DFL, ये हो गया हमारा एज पर अकाउंटेंट DFL, ठीक है, एज पर अकाउंटेंट। ओके ये हमारा हो गया एक्चुअल क्या आ रहा है, हमारा एक्चुअल DFL आ रहा है हमारा 5 लाख, हमारा क्या हो गया, 1 मिनट देखो 5 लाख हमारा आ गया EBIT, और ये 1,50,000, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 लाख क्या आ गया हमारा EBIT, ओके ये हमारा आ गया EBIT। फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे PAT जनरली जो लिखते हैं माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो हमारा आ गया ये फाइनल जो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 1,50,000, यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हम लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आंसर आता है, 5 लाख डिवाइडेड बाई 1,50,000, 3.3333 टाइम्स, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा DCL कितना आना चाहिए, DCL एक्चुअल में DCL कितना आना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारा कितना आ रहा था, वो 12 टाइम्स आ रहा था, लेकिन यहाँ पे DOL इंटू DFL करेंगे तो कितना आएगा, DOL हमारा है 6 टाइम्स और DFL हमारा है 3.333 टाइम्स, मतलब एक बार कर लेते फिर भी 20 टाइम्स, यस 20 टाइम्स हमारा आंसर आने वाला है क्या, एक्चुअल DCL का, ठीक है। ये वाला पार्ट इतना हो गया। तो मतलब जो हमारा अकाउंटेंट बोल रहा था, ठीक है, हमारा अकाउंटेंट क्या बोल रहा था, कमेंट वेदर चीफ अकाउंटेंट का जो DFL और DOL और DCL है वो करेक्ट है क्या, तो नहीं है, क्यों, क्योंकि DOL तो करेक्ट था लेकिन DCL जो है वो भी इनकरेक्ट है और DFL जो है वो भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे भी हम एक बार और अकाउंटेंट को झूठा घोषित कर देंगे, ठीक है, चीफ अकाउंटेंट इज इनकरेक्ट। ये हमारा इतना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इतना क्या मतलब पूरा क्वेश्चन ही हो गया है, हमने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को किया। ये काफ़ी मतलब डिटेल्ड क्वेश्चन लगा मुझे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये अपने को अच्छे से अपन ने टाइम लेके इसको किया है, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31। चलो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आ गया। MTP 1 में May 26 में ये 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। MTP 2 अभी मैंने कवर नहीं किए, MTP 1 मैंने कवर किए क्योंकि वो अभी डाउनलोड नहीं हो रही थी, कुछ इशू था, तो MTP 1 अपन ने कवर कर लिया। ओके MTP 1 को हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को करते हुए। क्या फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन से, क्या सेल से 1,50,000 नहीं 1,50,00,000 मतलब अब बातें करोड़ों में चल गई है। वेरिएबल कॉस्ट 84 lakhs, ओके। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 12 lakhs है, ठीक है। द कंपनी हैज़ बोरोड 90 lakhs एट 10%, मतलब हमारा 9 लाख का डिबेंचर इंटरेस्ट आ गया। इक्विटी कैपिटल है 1,10,000 की, मतलब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी 1,10,000, 90 lakhs मतलब 1 लाख नहीं 1,10,00,000 और 90 lakhs मतलब 2 CR। ओके यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ROI। देखो सबसे पहले मैंने बता ही दिया था,
तो अब देखो यहीं पे क्वेश्चन अपन कर लेते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट हो जाएगा। ROI इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है अपना EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। आपने कितना पैसा कमाया सारे खर्चे निकालने के बाद, इंटरेस्ट टैक्सेस वगैरह से पहले, और अपन में कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने कितना पैसा लगाया था, मतलब डेट प्लस इक्विटी, ठीक है, इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये नीचे आ जाएगा हमारा 2 CR, ठीक है, सारा पैसा मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड। और EBIT हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो EBIT क्या आ जाएगा हमारा, देखो यहीं पे आ रहा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस FC, ये हमारा आ जाएगा EBIT। EBIT कितना आ रहा है देख लीजिए, 1,50,00,000 माइनस 84 लैक्स माइनस 12 लैक्स, 54 लैक्स। ओके, ये हमारा आ गया क्या, EBIT। तो यहाँ आ जाएगा 54 लैक्स, ठीक है। इसको करेंगे इंटू 100, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए 54 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 27%। ये हमारा आ गया क्या, ROI हमारा आ गया 27%। OL एंड FL कैलकुलेट करना है, तो हमारा अभी EBIT कितना आया था 54, EBIT हमारा आ गया 54, और यहाँ से इसमें से 9 लैक्स अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा EBT, ठीक है। EBT कितना आ जाएगा 45 लैक्स, ओके, 45 लैक्स हमारा EBT आ जाएगा। तो अब देखो OL क्या आ जाएगा, OL इज इक्वल्स टू कॉन्ट्री अपॉन EBT, ठीक है, EBIT। तो ये हमारा आ गया कॉन्ट्री कितना हो जाएगा, 1,50,00,000 माइनस 84 लैक्स, 66 लैक्स हो गया, और EBIT कितना आ गया हमारा 54 लैक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन के साथ साथ यहीं पे करा रहा हूँ, तो किसी को कुछ इश्यू हो तो मेरे को बता सकते हो, पर जनरली मतलब अगर छोटा क्वेश्चन है और यहीं पे हो सकता है तो मैं यहीं पे करा रहा हूँ। ओके, कंट्रीब्यूशन ये आ गया डिवाइडेड बाय 54 लैक्स, 1.222 टाइम्स हमारा क्या आ गया OL। ओके, फिर हमारा FL क्या आ जाएगा, FL हमारा आ जाएगा EBIT, ओके, EBIT डिवाइडेड बाय EBT, ओके, 54 लैक्स डिवाइडेड बाय हमारा क्या आ जाएगा 45 लैक्स, ठीक है। 54 लैक्स डिवाइडेड बाय 45 लैक्स, कैलकुलेशन करो, 54 लैक्स डिवाइडेड बाय 45 लैक्स, 1.2 टाइम्स, 1.2 टाइम्स हमारा क्या आ गया FL आ गया। अब क्वेश्चन क्या मांग रहा है, कंबाइंड लिवरेज, ठीक है, कंबाइंड लिवरेज क्वेश्चन बोल रहा है, तो कंबाइंड लिवरेज क्या होगा, CL इज इक्वल्स टू OL इंटू FL, मतलब 1.222 इंटू 1.2, क्या आंसर आ जाएगा 1.222 1.4664, ठीक है, ये हमारा आ गया कंबाइंड लिवरेज। फिर क्या बोल रहा है, अब कैलकुलेट करो EBIT इफ द सेल इज ड्रॉप टू 1 लाख, मतलब 1 करोड़, मतलब अगर सेल्स जो है वो 1 CR पे आ गई तो EBIT क्या आएगा, वो कैलकुलेशन करो। तब एक क्वेश्चन बचा है सिर्फ, ठीक है, ये वाला पार्ट बचा है। ओके, हमारा क्या आ गया, देखो ऑपरेटिंग लिवरेज वगैरह आ गया था 1.22 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का बेसिक फॉर्मूला हम देखते हैं। पहले क्या बोल रहा है, सेल्स जो है वो 1 करोड़ तक चली जाएगी। अभी कितनी है सेल्स, 1,50,00,000, मतलब सीधा 33% डिक्लाइन हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या लगेगा, OL इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT, ओके, अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स या कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1.2 ही आएगा ना, हाँ 1.222 आएगा, ये देखो 1.222 आएगा, ठीक है, OL, ओके, ये हमने किया 1.222, फिर परसेंटेज चेंज इन EBIT, ठीक है, फिर हमारा आ गया नीचे क्या आ जाएगा 33.33%, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना आएगा 1.222 इंटू 33.33%, 40.73%, ओके, मतलब न्यू EBIT क्या हो जाएगा, न्यू EBIT हो जाएगा आपका 40.73% जो है कम हो जाएगा। तो अभी वाला EBIT कितना था, अभी वाला EBIT था 54 लैक्स, ओके, तो न्यू EBIT क्या हो जाएगा, न्यू EBIT इज इक्वल्स टू 54 लैक्स माइनस 40.73%, 54 लैक्स माइनस 40.73%, लगभग 32 लैक्स, ओके। कुछ फिगर मतलब थोड़ा बहुत आ रहा है, कुछ 501 रुपये, तो आप देख लेना, पर 32 लैक्स समथिंग हमारा ये आंसर आ गया। पूरा क्वेश्चन हमने यहीं पे कर लिया है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, और 4 मार्क का क्वेश्चन है, आराम से 4 स्टेप्स में सॉल्व हो रहा है। तो ये अच्छे से आप पूरे स्कोर करने चाहिए आपको मेरे हिसाब से, ठीक।
ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन 31 भी कंप्लीट होता है। अब आरटीपी May 24 आ गई, अपन को आरटीपी पिछली वाली करनी है। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं। क्वेश्चन कौन सा बचा है हमारा, मैं एक मिनट नोट कर रखा है, मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन हमारा 37 और 38 बचा है। ठीक है, ओके, 37 38 ये आ गया हमारा 37th क्वेश्चन। ठीक है, 37th क्वेश्चन आरटीपी जनवरी 26 का है और आरटीपी May 26 भी मेरे बुक में इंक्लूडेड है, तो मैं वो भी करा रहा हूँ। ठीक है, आरटीपी जनवरी 26 वाला पहले कर लेते हैं। पहले हमको क्या क्या डिटेल गिवन है मैं आपको बता देता हूँ। फॉलोइंग बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, बैलेंस शीट वगैरह दे दी कि इक्विटी इतनी है, डेट इतना है, ये सब डिटेल दे दी। फिर क्या बोला, सेल्स हमारी 34 लैक्स। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह दे दिए। ये देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 6 लाख डेप्रिसिएशन, मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गई और बाकी क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, फिर हमको क्या करना है, लेस इंटरेस्ट दे दिया इतना, ईबीआईटी दे दिया, ईबीटी दे दिया इतना, पूरा कैलकुलेशन करा हुआ है। टैक्स रेट हमारा 35% बिठा दिया। डिटरमाइन डिग्री ऑफ OL, FL एंड CL एट करंट सेल्स लेवल इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जनरली ICA का क्या पैटर्न है वो मैं आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बोल रहा है OL बताओ, है ना। तो OL हमारा देखो, OL इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ये फॉर्मूला मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूँ कि मतलब आप नींद में भी बोल सकते हो। OL इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, FL इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBT, कमेंट लेवरेज इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर चुके अपन। ओके, पूरा एकदम ये बैच खत्म होने के बाद आई एम श्योर कि आप डेफिनेटली मतलब FM में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे क्योंकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। आपने बिल्कुल ICA के क्वेश्चंस मॉड्यूल वाले वगैरह छोड़े हुए नहीं होंगे। ठीक है, और वेराइटी के लिए मैं कुछ कुछ अलग अलग क्वेश्चंस तो ला ही रहा हूँ। ओके, OL इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा कितना हो गया, 34 लैक्स माइनस 6 लैक्स। क्यों, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे देखो, टोटल कॉस्ट 12 लैक्स है, 6 लाख डेप्रिसिएशन है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 6 लाख। 34 माइनस 6 कितना हो गया, हमारा हो गया 28। तो ये हो गया 28 कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और EBIT कितना हो गया, 22। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लो। फिर FL ये कर ही देता हूँ यार, छोड़ो। 28 डिवाइडेड बाई 22 हमारा आ गया 1.27 टाइम्स। ठीक है, फिर EBIT अपॉन EBT। ओके, तो EBIT कितना हो गया, 22 लैक्स और EBT कितना हो गया, 16 लैक्स। ये भी सेम कैलकुलेशन एक बार और कर दो, 22 डिवाइडेड बाई 16, 1.375। CL क्या आ जाएगा, CL हमारा आ जाएगा 1.375 OL इंटू FL। 1.375 इंटू क्या आ जाएगा, 1.27, 1.746, ये हमारा आ गया CL। ठीक है, तीनों चीज़ें हमने कवर कर ली। ये देखो, ये हमारे आंसर्स आप टेली कर सकते हो। 1.27 फिर आ गया 1.37 और 1.75, पूरे आंसर टेली है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ टोटल असेट रिमेन द सेम। अच्छा, टोटल असेट सेम रहेंगे। सेल्स इंक्रीज बाय 20%। ओके, सेल्स डिक्रीज बाय 20%। कंप्यूट EPS। ओके, कंप्यूट करना है आपको EPS, सेल्स 20% बढ़े और 20% कम हो, दोनों वाले केस में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को ले लेते हैं और क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये 37। ठीक है, तो सेल्स इंक्रीज 20% और सेल्स डिक्रीज 20%, ये वाला केस हमारा हो गया। सेल्स लिख दी, फिर वेरिएबल कॉस्ट, फिर कंट्रीब्यूशन, फिर हमारा क्या आ जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिर हमारा क्या आ जाता है, EBIT, फिर हमारा क्या आ जाता है, इंटरेस्ट, फिर हमारा क्या आ जाता है, EBT, फिर हमारा क्या आ जाता है, टैक्स एट द रेट 35%। देख लेता हूँ क्या रेट था, टैक्स एट द रेट, ये देखो 35%। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये मैं आपको यहाँ बना के चलता हूँ पूरा क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में बने रहना, आपका बहुत जल्द EPS आ जाएगा। ये हमारा आ गया, पहले EAT आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स भी हम लिख लेते हैं, हमारा नंबर ऑफ शेयर्स है 8 लैक्स। 80 लैक्स डिवाइडेड बाय 10, 8 लैक्स। ओके, डिवाइडेड बाय 8 लैक्स, ये हमारा हो गया ये पार्ट। ठीक है, सेम इसके लिए भी बना देते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय 8 लैक्स। इससे क्या हो जाता है, लाइंस जनरली मैं इसलिए खींचता हूँ सो दैट हमको एक आइडिया हो जाए कि कहाँ क्या माइनस करना है, क्या डिवीजन करना है। ठीक है, हमारा आ गया EPS। ओके, सेल्स यहाँ पे 20% इंक्रीज हो रही है। अभी सेल्स कितनी थी, अभी सेल्स थी हमारी 34 लैक्स। ओके, 34 लैक्स, तो 20% इंक्रीज कर दो, 34 लैक्स
प्लस 20%, 40,80,000, 40,80,000, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को भी 20% बढ़ा देंगे, तो 6 लाख से 20% बढ़ेगी 7,20,000, ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन करो तो 40,80,000 माइनस 7,20,000 कितना आ गया, 33,60,000, ओके। फिर फिक्स्ड कॉस्ट हमारी फिक्स रहेगी 6 लैक्स, ठीक है। ये यहाँ भी लिख दो, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी फिक्स रहेगी 6 लैक्स, ओके। फिर हमारा आ जाता है माइनस 6 लैक्स, कितना, 27,60,000। इंटरेस्ट भी हमारा फिक्स रहेगा, इंटरेस्ट हमारा कितना बनता है यहाँ पे, 60 लैक्स का 10%, मतलब 6 लाख रुपए, ओके। ये भी हमारा आ गया 6 लैक्स। ये हमारा कितना आ जाता है, 21,60,000। अब 35% आपको इंटरेस्ट रेट निकाल देना है, 21 लैक्स का 2160 का 35%, 7,56,000, ओके। और यहाँ पे 2160 में से 7,50,000 ये निकालो, 14,04,000, ओके। डिवाइडेड बाय 8 लैक्स, डिवाइडेड बाय 8 लैक्स क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, तो 1.755 आपका ईपीएस आ गया, ओके। फिर अब सेम यहाँ पे करेंगे, अब यहाँ पे सेल्स को 20% डिक्लाइन करना है, ओके। तो 34 लैक्स अभी सेल थी, ठीक है, माइनस 20% कितना, 27,20,000, ओके। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह सारा सेम रहेगा, ओके। फिर ये वेरिएबल कॉस्ट भी 6 लाख से कम होगी, 4,80,000 आ जाएगा, 20% अगर हम कम करेंगे तो 4,80,000 रिड्यूस करेंगे, 22,40,000 हमारा आ जाएगा। फिर यहाँ से 6 लैक्स निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 16,40,000, ठीक है। 22 माइनस 6 मतलब 16, ठीक है, हमारा ये आ गया। फिर 10,40,000 हमारा यहाँ आ जाएगा, ओके। 10 लाख, रुक जाओ एक मिनट में एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। 34 लैक्स माइनस 20%, 2720 माइनस हमारा आ गया 6 लाख में से 20% निकाला 480, ठीक है, 2240, ओके। फिर माइनस 6 लैक्स हमने किया तो कितना आ गया, 1640। फिर 6 लाख माइनस किया तो कितना आ गया, 1040, सही है, 1040 तक तो सही जा रहे हैं। फिर अब माइनस 35%, इसका 35% निकाल दो, 3,64,000 आ गया। फिर अब थोड़ा बहुत अगर क्लेरिकल एरर हो सकता है तो हो जाएगा, अदरवाइज मतलब मैं कोशिश तो करता हूँ कि कैलकुलेशन एरर ना हो, पर अगर कुछ हो तो आप इतना सा देख लेना, है ना, ठीक है। 10,40,000 माइनस 364 कितना आएगा, 6,76,000, ओके। डिवाइडेड बाय 8 लैक्स, डिवाइडेड बाय 8 लैक्स हमारा आ गया 0.845। ये दोनों की हमने ईपीएस निकाल दी। अब कैलकुलेशन आंसर में एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है, 0.845 और 1.76, देखो हम देख लेते हैं। ये देखो अगर आप 2 फिगर्स में लिखोगे तो ये 1.76 आ जाएगा, और यहाँ पे आप लिखोगे तो ये 0.85 आ जाएगा, क्योंकि राउंड अप अपर साइड होगा, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेशन पूरा हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 भी पूरा हो गया। देखो ये आरटीपी जनवरी 26 में आया था, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आया तो आराम से 4 मार्क्स से 6 मार्क्स तक का पूछ सकते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमने अच्छे से कवर कर लिया। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वाले पार्ट का। कुछ नहीं करना है आपको, बेसिक चीज़ याद रखनी है कि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा वेरी करेगी सेल्स क्वांटिटी के साथ, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट या टैक्स वगैरह ये सब वेरी नहीं करेंगे, ये जो भी एक्चुअल फिगर है वही के वही रहेंगे, ओके। हमारा क्वेश्चन आता है 38 विल बी और लास्ट क्वेश्चन। ये आरटीपी May 26 पिछले अटेम्प्ट में आरटीपी में आया था, ठीक है। इसको हम लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे, ओके। एंड उसके अलावा आपको कुछ भी अगर इशू आता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो वीडियो को, ठीक है। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे क्योंकि मेरे हर वीडियो पे जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं बहुत सारे यूनिक व्यूवर्स भी आ रहे हैं, तो अगर कोई यूनिक व्यूवर, कोई नया व्यूवर अगर देख रहा है तो प्लीज़ आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट और रीच बढ़े एंड और लोगों तक पता चले कि ये CA इंटर 0 to 50 जो हमारी बैच है FM की, ये कितनी प्यारी बैच है, और लोगों का प्यार मिले और लोगों को सपोर्ट मिले, उनको भी हेल्प हो एग्जाम्स के लिए, क्योंकि पूरी बैच मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, पूरा डिटेल्ड पढ़ा रहा हूँ। ऐसा आपको लग रहा हो कि मैं भगा रहा हूँ तो आप देख सकते हो, ठीक है, अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ। और मेरी जो रेगुलर बैचेस है, एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस है, वो और डिटेल्ड है और बेटर है, तो उनको भी आपको अगर लेना हो, परचेस करना हो तो आप मेरे नंबर पे, मैं एक बार नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अभी ये वाली बैच का बिल्कुल बेनिफिट्स उठाइए। हम मैराथन्स वगैरह भी कंडक्ट करेंगे, आरटीपी का डिस्कशन भी कंडक्ट करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, हम सारी चीज़ें धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं। पर तब तक आप एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। कमेंट कीजिए अगर आपको रिवीजन अच्छा लगा, कमेंट कीजिए अगर आपको रिवीजन अच्छा नहीं लगा, कुछ पार्ट में दिक्कत है वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा और भी आपके कुछ भी रिव्यू हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, है ना। और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। अगर कोई वीडियो यहाँ तक देख रहा है, लेक्चर में इतना लेट तक बना हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 38, ये थोड़ा सा देखो, अब देखो थोड़ा सा क्या मतलब, ये बड़ा देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बाप रे बाप, ठीक है। पर हम इसको टुकड़े टुकड़े में, होले होले में अच्छे से करेंगे, भले 20 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, अच्छे से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इसको टाइम देने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। आप भी बने रहिए, ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में आराम से 10 मार्क के पूछे जा सकते हैं, तो हमको अच्छे से करना है। क्वेश्चन में काफ़ी सारे सब पार्ट है, तो अगर सब पार्ट को हमने अच्छे से देखा ना, तो मार्किंग स्टेप वाइज होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको देख के ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि सब पार्ट्स है ना, तो हम कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैनेज करेंगे, आराम से बन जाएगा। हमारा लेक्चर का 1 आवर पूरा हो गया है, ठीक है। विल ट्राई कि 20 मिनट्स तक में हो जाए क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड प्रोड्यूसेस इंडस्ट्रियल कंपोनेंट विद अ वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट प्रेजेंस, मतलब अच्छे खासे प्रोडक्शन हो रहा है और बढ़िया मार्केट प्रेजेंस है, इनका सेल्स भी हो जाती है। द कंपनी ऑपरेट्स अंडर स्पेशल टैक्स फ्री स्टेटस ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, मतलब टैक्स फ्री स्टेटस है, मतलब टैक्स वगैरह कोई लग नहीं रहा है, गिफ्ट सिटी में कंपनी हमारी स्टेब्लिश्ड है। एग्जाम्स इट फ्रॉम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ऑब्लिगेशन, मतलब इनकम टैक्स नहीं लगता इस पर। द कंपनीज फाइनेंशियल पैरामीटर्स ऑफ द करंट ईयर, मतलब करंट ईयर में कंपनी के क्या फाइनेंशियल रेशियोज है, क्या पैरामीटर्स है, क्या फिगर्स है, वो हमको बता रहे हैं। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, टोटल कैपिटल हमने 20 लैक्स लगा रखी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा 12% है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट हमारा 6% है, ठीक है। और WACC जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है, जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आप ये देखो बस कि WACC 9% है। ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं, एनुअल सेल्स है 24 लैक्स की, वेरिएबल कॉस्ट है 50%, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 12 लैक्स, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई हमारी 10 लैक्स, मतलब EBIT हमारा हो गया 2 लैक्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है। कॉर्पोरेट टैक्स 25% होता है, पर हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट यू हैव बीन टास्क्ड विद कंडक्टिंग अ कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, मतलब आपको कॉम्प्रहेंसिव एक एनालिसिस ओवरव्यू देना है इस पूरे टॉपिक पे, इस पूरे फिगर्स पे, डेटा पे। Specifically, you are required to determine optimal debt equity composition that result in given weighted average capital cost, मतलब आपका जो weighted average WACC आ रहा है कि आप 9% तक कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट मिला के, मतलब जैसे मान लो अगर मैं 10% कमाता हूँ तो मैं 9% तक कॉस्ट मैनेज कर सकता हूँ, मतलब मेरा ऑप्टिमम WACC जो है वो 9% है। तो आपको कितना डेट रखना है, कितना इक्विटी रखना है, ये बताना है पहले क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम करते हैं ऑप्टिमम क्या, डेट इक्विटी कंपोजिशन। ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ ही अपन करेंगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्वेश्चन के साथ साथ अपन देखते चलते हैं। जो पार्ट मुझे सोल्व कराने जैसा लगेगा मैं वो एक्स्ट्रा सोल्व करा दूंगा, ठीक है। ये हमारा हो गया कितना, देखो, आइटम कॉस्ट वेट प्रोडक्ट, मतलब इक्विटी 12 है, क्या 12% के ही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा डेट कितना आ गया, 6 है। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी की एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर की, कि हमारा कॉस्ट जो इक्विटी मिला लो और डेट मिला लो, दो ही मिला के हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड जो 1 होना चाहिए। अब अपने को रेशियो डिसाइड करना है, 20% इक्विटी, 80% अपना डेट हो गया, 40% इक्विटी, 60% डेट, 90% इक्विटी, 10% डेट, ये रेशियो अपने को मेंटेन करना है, ठीक है। तो अभी हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारा इक्विटी आ रहा है 12% और हमारा कॉस्ट अपना डेट आ रहा है 6%, ठीक है। वेट इसको W मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, इसको 1 - W मान लो, ऊपर वाले को भी W मान सकते हैं, नीचे वाले को 1 - W, जैसा भी आपको मानना है वैसा मान सकते हो, ठीक है। ये कितना हो गया 12W, ये कितना हो गया 6W माइनस, एक मिनट, 6 - 6W, ठीक है। तो अब देखो जो हमारा क्वेश्चन है ये बोल रहा है 9 हमारा WACC है, जो आंसर है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो 9 आना चाहिए, ठीक है। तो 12W प्लस 6 - 6W, ये टोटल मिला के 9 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने 6 को इधर भेजा, और तो हमारा 3 = 6W, मतलब W = 3/6 = 0.5, मतलब वेट जो है इक्विटी का होना चाहिए 0.5
और डेट का होना चाहिए 1 माइनस डब्ल्यू, मतलब 1 माइनस 0.5, तो 0.5 मतलब 50% आप इक्विटी रखो, 50% आप डेट रखो। सिंपल सी बात है, अपने क्वेश्चन में देख के ही फील हो रहा था कि अगर आपका 12% जो है वो अपना, ये देखो 12% जो है आपका, अगर ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी और 6% आपका कॉस्ट ऑफ डेट है, तो 12 + 6 डिवाइड बाई 2 भी करोगे तो बेसिक सा आंसर अपना आ रहा था 9। ठीक है, पर हमको फिर भी फॉर्मूले के थ्रू ICI को एक्सप्लेन करना पड़ेगा सो दैट हम मार्क्स ले पाए, वरना हम वो भी बोल देंगे कि ठीक ठीक मोटा मोटा देख लो तो मार्क्स नहीं आएंगे। बाकी आपका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा लगा, शॉर्टकट्स नहीं, थोड़ा सा ये अपन ने करके बता दिया। ओके, फिर हमारा आ गया पार्ट टू क्या बोलता है, प्रिपेयर अ कॉम्प्रहेंसिव इनकम स्टेटमेंट। ओके ठीक है, शोइंग कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम ऑपरेशंस थ्रू नेट इनकम व्हेन कॉस्ट ऑफ डेट इज 6%, 10%, 12%, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो ये 6% है, 10% है, 12% है, तो कंपनी का इनकम स्टेटमेंट बनाओ। ओके, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, देखो आई गई ना बात, क्वेश्चन सॉल्विंग की बात आ ही गई। मतलब मैं सोच रहा था कि इस क्वेश्चन को अपन वहीं से कर ले, बट नहीं, अपने को सॉल्व करना पड़ेगा तो बिल्कुल करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे सेल्स, यहाँ पे लिख देंगे वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे लिख देंगे कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इतना चीज़ हो गई। फिर यहाँ लिख देंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ लिख देंगे EBIT। ओके, इतनी हुई, बढ़िया। फिर हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे इंटरेस्ट, यहाँ हम लिख देंगे EBT, यहाँ हम लिख देंगे टैक्स का देखते हैं, क्योंकि टैक्स एक्चुअली शुरू में इन्होंने बोला था कि हम पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, फिर भी एक बार हम देख लेंगे। अब देखो सेल्स हमारी कितनी आ गई, सेल्स हमारी आ गई है 24 लाख से शुरुआत करते हैं। ये देख लो एक बार, ऐसा कुछ हम बनाने वाले हैं आंसर। ठीक है, 24 लाख से हम तीनों की शुरुआत करने वाले हैं। हमारा हो गया 24 लाख। ठीक है, 24 लाख सेल्स तीनों केस में सेम रहेगा, भले जो है डेट, कॉस्ट ऑफ डेट वो 6% हो, 10% हो, 12% हो, सारे केस में सेल्स हमारा भी सेम चल रहा है। ठीक है, 24 लाख तीनों में लिख दिया। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट भी 50% तीनों केस में सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि ये अफेक्ट करेगा सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट को। ये किस पार्ट को अफेक्ट करेगा, इंटरेस्ट पार्ट को। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कॉस्ट ऑफ डेट का हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमको सिर्फ इतना सा सीधा 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 करते चलो, बिना दिमाग लगाए इतना क्वेश्चन तो अपना बनता जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 12 लाख। फिर देखो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी क्वेश्चन में, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्वेश्चन में कितनी थी, फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दी 10 लाख। ओके, 10 लाख यहाँ लिख दी, फिर 10 लाख यहाँ लिख दी। कितना आ गया हमारा 2 लाख EBIT, फिर 2 लाख आ गया EBIT, फिर हमारा आ गया 2 लाख EBIT। ओके, अब हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, देखो इंटरेस्ट यहाँ पे 6%, तो अगर हमने 20 लाख हमारी टोटल कैपिटल थी, मतलब हमारा डेट था 10 लाख, क्योंकि 0.5 का हमने रेशियो डिसाइड किया था, और इक्विटी हमारी थी 10 लाख। ठीक है, इतना क्लियर है, किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया 10 लाख का 6%, 60,000, ये हो गया हमारा 1,40,000। ये आ गया हमारा कितना 10% मतलब 1 लाख, 12% मतलब 1,20,000। ठीक है, ये आ गया 80,000, ये आ गया हमारा 1 लाख। ओके, अब देखो यहाँ पे टैक्स वगैरह नहीं आएगा, रीजन बिंग क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली गिवन था, तो हम टैक्स को नहीं लेंगे। ये हमारा आ गया, देखो दो चीज़ कैलकुलेट करेंगे, एक कैलकुलेट करेंगे ROI बोले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, 2 लाख EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में करके बताई थी, ROI क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा 2 लाख आ गया और सारी कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख सेम रहेगी, तो ये हमारा आ जाएगा 10%, 10% और 10%, तीनों में क्लियर है। ठीक है, अब आ गया ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये क्या आता है, EAES मतलब इक्विटी अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन इक्विटी इंटू 100। ओके, ये आ गया हमारा यहाँ पे 14%। क्यों, क्योंकि 1,40,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, तो 14%। ये आ गया हमारा 10%, ये आ गया हमारा 8%। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले यूज़ किया, अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशंस, कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की है जो आपको अजीब लगे या जो आपने अभी तक क्वेश्चंस में डिस्कस नहीं की हो। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन आगे बोलता है, ये देखो इतना पार्ट हमारा ये सॉल्व हो गया।
इनकम स्टेटमेंट हमने बना दिया, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, मैं आंसर इसलिए आपको देख के चला रहा हूँ कि एक बार टेली होता जाएगा तो आपको ज़्यादा बेटर उसका अंडरस्टैंडिंग होगा। ओके, फिर तीसरी चीज़ हमारी क्या पूछ रहा है, देखो ये मैंने यहाँ पे करा दिए, आरओआई मांगा था टू असेस हाउ एफिशिएंसी कैपिटल इन्वेस्ट जो की है वो क्या रिटर्न दे रही है। ठीक है, मतलब हमारा WACC 9% है, मतलब 9% पे हम सारा पैसा लेके आ रहे हैं बिजनेस में, और हम यहाँ से 10% पैसा कमा रहे हैं, मतलब हम 1% का फायदा तो कर रहे हैं, मतलब बिजनेस प्रॉफिटेबल है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो WACC जो है वो 12% होता, मतलब सारा पैसा लाने का कॉस्ट 12% होता और हम कमाते सिर्फ 10%, तो हम 2% के लॉस में जाते, तो मतलब बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो हमारे ये चीज़ हो गई। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी हमने कैलकुलेट कर दिया। तो इवेल्युएट रिटर्न जनरेटेड फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स, मतलब इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए कितना रिटर्न आया। आरओआई तो सबके लिए सेम आ गया, लेकिन आरओआई जो है वो शुरू में डेट कम थी तो अच्छा रिटर्न दिया था 14%, फिर डेट मिनिमम हो गई 10% का रेट पे, जितना हम कमा रहे उतना ही रेट पे, तो हमारा 10% का आरओआई भी आ गया। लेकिन यहीं पे अपना जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो 12% गई, तो सीधा इक्विटी कम होने लग गया, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उतना पैसा नहीं बच रहा है, अब 8% ही पैसा बच रहा है, 12% ऊपर निकल गया। ओके ओके सर, फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंट लिवरेजेस इन फॉलोइंग फॉर्मेट। क्या बोल रहा है, बिजनेस रिस्क लिवरेज कौन शो करता है, ऑपरेटिंग। फाइनेंस रिस्क लिवरेज कौन शो करता है, फाइनेंशियल लिवरेज। कंबाइंड रिस्क लिवरेज कौन शेयर करता है, शो करता है कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, बस यही चीज़ यहाँ पे बतानी है। क्या बोला है, देखो ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड। अब कंप्यूटेशन कैसे होगा, ऑपरेटिंग का होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, फाइनेंशियल का होगा EBIT अपॉन EBT, कंबाइंड का होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। ये वाले फॉर्मूले यहाँ पे लगाए इन्होंने। ठीक है, फिर देखो डिपेंड किस पे होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज का मेन डिफरेंशियल फैक्टर कौन होता है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो उस पर डिपेंडेंट होता है। इफेक्ट क्या शो करता है, सेल्स का इफेक्ट EBIT पे क्या होगा, सेल्स ऑन EBIT। यहीं पे अपना जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट पे, इंटरेस्ट पे। ठीक है, इसका किस पे इफेक्ट होता है, EBIT का EBT पे, EBIT अपॉन EPS EBT, जो भी अपन बोलना चाहो, कुल मिला के कंक्लूजन वहीं आता है। फिर हमारा कंबाइंड लिवरेज, ये किस पे डिपेंड करता है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट दोनों पे डिपेंड करता है। और हमारा इफेक्ट क्या आता है, इसका इफेक्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर सेल्स का थ्रू आउट पूरे पे, मतलब EPS पे सीधा। ओके, ये चीज़ हमारी तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, क्लियर हो गई। ओके, यहाँ पे देखो इफेक्ट ऑफ EPS, ये यहाँ पे एक और क्वेश्चन ही पूछा गया होगा। देखो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लिवरेज एज अ डबल एज स्वॉर्ड। देखो हमने एक न्यूमेरिकल में एक थ्योरी में पढ़ा था डबल एज स्वॉर्ड क्या होता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनिंग द लिवरेज इफेक्ट व्हेन आरओआई, देखो मैंने क्या बताया था, आरओआई वाला एग्जांपल दिया था। आरओआई अगर ज़्यादा होगी KD से मतलब फेवरेबल होगा, आरओआई कम होगी अगर KD से मतलब अनफेवरेबल होगा, आरओआई और KD इक्वल होगी मतलब अनचेंज्ड या फिर नो इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ हम यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। देखो आरओआई जो है वो 10% है, इंटरेस्ट 6% है, मतलब आरओआई इज बेटर देन KD, फेवरेबल एडवांटेज में जाएगा। ठीक है, आरओआई जो है वो 10% है, इंटरेस्ट 12% है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये डिसएडवांटेज में जाएगा। आरओआई 10%, इंटरेस्ट जो है वो 10%, तो न्यूट्रल है, ना एडवांटेज ना डिसएडवांटेज। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है, बिल्कुल ये वाली चीज़ अच्छे समझ लो, ये आपकी थ्योरी में भी काम आएगी, प्रैक्टिकल में भी। देखो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के लिए आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही जनरली सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं पूछता, थोड़ा और टेक्निकल होके और इंटरप्रिटेशन निकालो, इससे आपने क्या समझा इस पॉइंट से, इस फॉर्मूला से, इस कंक्लूजन से, तो वैसे भी हमको पढ़ते चलना है। ठीक है, फिर आ गई ये देखो इन्होंने एक टेबल बना के दे दी है, डिराइव आरओई फ्रॉम आरओआई इन फॉलोइंग फॉर्मेट, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। ये टेबल जो है इस टेबल को सिर्फ हमको फिल करना है। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहीं पे हम देख लेते हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, 10% ऑफ इक्विटी। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपन ने देख लिया 10% आ रहा था तीनों के केस में, ये देख लो यहाँ पे एक बार फिर भी बता देता हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये आ रहा है 10% तीनों के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे इसी केस में ये देखो 10% आ गया तीनों के केस में, मतलब 1 लाख 1 लाख और 1 लाख, तीनों में 1 लाख आपने कमाए रिटर्न ऑन इक्विटी में। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। ओके, फिर सरप्लस डेफिसिट फ्रॉम डेब्ट, अगर आपको डेट रखा तो उसका कुछ फायदा मिला या नुकसान हुआ, तो 6% अगर आपकी कॉस्ट रही तो 4% का फायदा हुआ, 10% रही तो 0% का फायदा नुकसान। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट अगर 12% है और आप कमा 10% रहे हो, मतलब आपको -2% का हर टाइम लॉस होता जा रहा है
ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, इसी को INR में मतलब अमाउंट में आपने बताया, अमाउंट में क्या 40,000 का आपका फायदा हो रहा है, किसमें 6% में, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 20,000 का लॉस हो रहा है। मतलब नेट इफेक्ट आपका क्या आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी में आप 1-1 लाख रुपए कमा के आ रहे हो, फिर रिटर्न ऑन डेट में आप एक में 40,000 रुपये फायदा लिया, एक में आपने 0 और एक में 20,000 का घाटा किया। टोटल नेट इफेक्ट क्या है, 1,40,000 आपने रिटर्न ऑन इक्विटी से कमाया और डेट का मिला के। फिर यहाँ पे 1 लाख, क्योंकि डेट का कुछ फायदा है कुछ नुकसान नहीं हुआ, यहाँ पे 80,000 डेट का, 20,000 का नुकसान हो गया। मतलब क्या रिटर्न ऑन इक्विटी इन परसेंटेज, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ है 14%, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 14%, और 10 और 8 यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, 14, 10 और 8। बस हमने क्या किया, एक तरीके से इसको डिराइव कर दिया है कि इस फॉर्मेट में लेके कि यहाँ यहाँ इतना इतना डिफरेंशियल फायदा हुआ, इस वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी को 14%, अगर वो 6% था तो 14% फायदा हो गया, वो 12% था मतलब 10 से ज़्यादा था तो 8% आया, मतलब 2% का नुकसान हो गया। ठीक है, ये वाला पूरा हमारा लिवरेज का कंसेप्ट खत्म होता है। ठीक है, ये 38 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसको एक बार और आप पर्सनली खुद लिख के देख लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कमांड रखनी बहुत ज़रूरी। ये देख के आपको घबराना नहीं है, ये सिर्फ आपको टेबल्स फिल करनी थी बस, इसमें और कुछ नया बिल्कुल नहीं था। इसमें टेबल में आपको सिर्फ लिखना था कि ये वाला पॉइंट यहाँ फिट हो रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ फिट हो रहा है, ओके, और ज़्यादा कुछ भी इसमें नया नहीं था। ठीक है, जनरली ऐसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में मुझे कम एक्सपेक्टेड लगते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, अगर 5 मार्क का 6 मार्क का दिया तो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, अगर 10 मार्क का 12 मार्क का दिया तो जस्टिफाई होगा कि हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन इतना मार्क्स डिजर्व करता है। ठीक है, ये हमारा लिवरेजेस 1,16 मिनट्स में हो गया है, 1 मिनट में। इतने हमने सेल्स और ये सब पढ़ लिए कि 1 लाख सीधा बोला जा रहा है। ठीक है, कुछ भी डाउट आप कमेंट कर सकते हो, एंड इसको आराम से पूरा रिवाइज कर लीजिए। मैं प्लान कर रहा हूँ टेस्ट का, अभी देखते हैं, वरना पहले अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, फिर टेस्ट का जैसे भी जमाते हैं मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। ओके, तो कमेंट कर दीजिए कुछ भी आपके फीडबैक हो, कुछ भी आपके रिव्यू हो, या फिर कुछ भी आपके क्वेश्चन हो, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उनको भी ज्वाइन करा लीजिए CA इंटर FM 0 to 50 बैच में। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।